वेलकम बैक टू फील गुड फैक्टर की ज्ञान। तो आज के इस टॉपिक में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं। पढ़ना नहीं है भाई। डिस्कस करेंगे विच आई विल कम्युनिकेट विद यू अबाउट द सरेंडर। सरेंडर ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि देखो, वी ऑल नो अबाउट द कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्तव कर्मणि। इसको तो हम पता है, सबको पता है, लेकिन कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। क्योंकि होता क्या है कि आप कहते हो कि नहीं यार, मुझे कर्म तो मैंने किया है, अब रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। ये बड़ी गलती होती है। क्योंकि उस श्लोक में आपको कहा है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल कर्म है। और आप केवल कर्म कर सकते हो। और कर्म की जो एक अ, सीमा कहते हैं ना, अरे कहाँ तक कर्म करें। तो कर्म आपके अंत तक करना पड़ेगा। मतलब आई मीन आई टू लिसन टू दैट सदगुरु वीडियोस पे। मैं सुनता था, उन कहते थे कि यार यू आर लकी के कितने सारे लोग होते हो जो आज रात को सोएंगे और कल उठेंगे नहीं। आप अपने आप को नसीब वाला समझो कि आप उठ सकते हो कल। अ, तो कर्म कहाँ तक खींचते हैं हम लोग। तो कर्म का कोई अंत नहीं है। अच्छा, दिक्कत ये होती है कि हमने हमें मीडिया में, या हमने जिस तरीके से मीडिया ही नहीं, हम लोग अदरवाइज रियल लाइफ में भी देखते हैं कि ओल्ड एज काफ़ी एक डरावना सा लगता है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, फिल्मों में देखा है, रियल लाइफ में भी देखा है कि किस तरीके से बॉडीज डिफॉर्म्ड होती है ओल्ड एज में। कैसे डिफिकल्टीज होती है, आर्थराइटिस, ये वो फलाना ढिमकाना, मसल स्ट्रेंथ, मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड। और ये भी अगर बुढ़ापे तक आप जिंदा रहते हो, वो भी आपका नसीब है। वरना टिकट तो कब कब किसी का कभी भी कट सकता है। सो ये फैक्ट है। तो हमारा एक आउटलुक है ना, उसके लिए हम एक काफ़ी एक्सट्रीम आउटपुट आउटलुक होता है हमारा। एक तो हम उस बात के बारे में सोचना नहीं चाहते कि अरे आगे क्या होगा। या हम सोचते हैं हम वहाँ पे पहुँचेंगे ही नहीं। और दोनों चीज़ें गलत है। बिकॉज सोचना तो आपको पड़ेगा ही, बिकॉज वो सत्य है। अभी सत्य किसी का अलग हो सकता है। किसी को आप कह सकते हो कि अर्ली एज में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो सकती है। और किसी किसी की मतलब काफ़ी ओल्ड एज तक वो जिंदा रह सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो आप जिस तरीके से एक ओल्ड एज को डिफाइन कर सकते हो, हम लोग मीडिया में देखते हैं वगैरह वगैरह, ये हर इंसान पे आ जाए। और इसका कारण, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। एटलीस्ट जहाँ तक हमें पता है कि महाभारत के टाइम अर्जुन एंड कृष्ण वर ऑलमोस्ट अराउंड 85 ईयर्स ओल्ड जब उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था, और जब श्री कृष्ण ने उनको भगवद गीता पढ़ाई थी। एंड श्री कृष्ण की डेथ जो थी है 140 ईयर्स के आसपास कुछ हुई थी, सेम विद अर्जुन। और जब उनका गांडीव चलना बंद हुआ था वगैरह वगैरह। तो अब लोग कहेंगे कि नहीं यार, ऐसा सबका पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे, एक तरह से देखोगे, एंड इसका एविडेंस काफ़ी है। आप बीबीसी में एक आर्टिकल आया था, हालांकि इंडिया में मतलब कहाँ फेमस हुआ होगा लोकल पेपर में, मुझे तो पता नहीं, कि मैं तो नहीं पढ़ मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने बीबीसी में पढ़ा था। एक फैमिली थी और एक लेडी थी उनमें, वो कुछ 100 साल तक जिंदा रही थी। एंड शी वॉज अ योगा मास्टर। तो वो 100 साल तक, मतलब उसकी जो इंटरव्यू हुई थी वो 95, 97, 98, 99 तब कभी हुई थी उसकी, पता नहीं। बट वो योगा कर सकती थी। बॉडी उसकी पूरी मूवमेंट हो रही थी। ऑफ कोर्स चेहरे पर तो ऑब्वियसली एज दिखता है। आप उसको तो छुपा नहीं सकते। उसके लिए छुपाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन शी वॉज फ्रीली मूविंग। फिजिकली उसकी जो मूवमेंट्स थी,
आप उस पे वीडियोस भी देख सकते हैं बीबीसी में। एंड ऑफ कोर्स शी डाइड, बिकॉज मृत्यु तो सबका, लेकिन शी डाइड अराउंड 100, एंड उसका मूवमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। प्रॉबेबली, मतलब अगर इफ़ शी वाज लाइक आजकल के मीडिया में अगर आप, नॉट मीडिया पर, आजकल का समझ लीजिए, उसको कोई किसी ने मेकअप गेटअप करके अगर प्रस्तुत किया होता, तो वो लेडी 100 साल की होके भी लाइक 60-70 साल की खत्म हो जाती, बिकॉज सीरियसली हमारे पास ब्रेन में कोई मेमोरी नहीं है टू, अगर अब ये टॉपिक एक्चुअली रिलेटेड नहीं है इसके रिलेटेड, लेकिन मैं थोड़ा बात करता हूँ कि हाउ डेफिशिएंट आवर ब्रेन इज। जब तक आप एक चीज को, ये मैंने पढ़ा है, अगर रेफरेंस मत पूछना, और अगर अगेन मैं बोलता हूँ कि कहाँ से, कौन से आर्टिकल से पढ़ा है, ये मुझे याद भी नहीं है, ट्रुथ होगा, नहीं हो सकता, लेकिन ब्रेन ऑलवेज जैसा कंपैरिजन। तो मैंने कोई, हाँ मेरे ख्याल से हॉलीवुड का पिक्चर था, उसमें था कि एक बंदी कोई गिर जाती है, और शी हर्ट्स हर हेड, एंड वो फेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। तो तो उसका कुछ उस ब्रेन का पार्ट डैमेज होता है, तो मतलब उसको हर फेस एक अलग ही फेस लगता है, और उसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे वो फेस अलग दिखता है, और उसका एक्सप्लेन वो करते हैं कि उस पार्ट का ब्रेन डैमेज हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि बेसिकली शी इज एज गुड एज ब्लाइंड, तो नहीं बोल सकते, बट शी इज कम्प्लीटली लोनली, क्योंकि आपके जो दोस्त होते हैं, वर्कर कलीग्स होते हैं, आप उनके चेहरे देख नहीं पाते हो, देख पाते हो बट यूर, एंड दे हैव गिवन अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इसके लिए कुछ लॉजिक होगा, पता नहीं, फिक्शन था, मुझे पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये मैंने खुद ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स अगर आपने देखे नहीं होंगे ना, तो आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। ह्यूमन फेस के बारे में ये काफ़ी होता है। यूजुअली जब इंटररेशियल कांटेक्ट होता है, जैसे कि आपने कभी भी अफ्रीकन्स ने देखा नहीं होगा, या अफ्रीकन्स ने इंडियन लोगों को देखा नहीं होगा, या इंडियन लोगों ने यूरोपियंस को नहीं देखा होगा, यूरोपियन ने चाइनीज को नहीं देखा होगा जिंदगी में कभी भी। आजकल तो काफ़ी ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो सबने सब कुछ देख लिया, एंड वी कैन आइडेंटिफाई द फेसेस, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि नए आने वाले लोग उन चेहरों को पहचान नहीं पाते थे, उनको टाइम लगता था कि यार ये सबसे एक तरीके से दिख रहा है। एंड द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज एनिमल्स। अगर एक सेम कलर की गाय अगर होगी, तो समझ लो सफेद गाय या सफेद घोड़ा, 100 सफेद घोड़े आपके सामने आ गए, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये घोड़ा फलाना है या ये घोड़ा ऐसा है। 100 कौवे, कौवे के बारे में भी सेम होता है, आप किसी कौवे का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौवा अलग दिख रहा है। और इस तरीके से एनिमल्स ऑल्सो ह्यूमंस को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, नहीं पाते, आई डोंट नो, मतलब मैंने सुना है कि क्रोस कैन। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ब्रेन की हर चीज कंपैरिजन पे होती है। अगर आप खुद कौवे हो तो या खुद एक एनिमल्स हो, तो आप खुद अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन इंटरस्पीसीज डिफरेंशिएशन बहुत अलग होता है। फिश में आप देखिए, हमारे लिए वो फिश सेम दिखते हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि फिश के लिए खुद को अपने अपने अलग अलग दिखते हैं। जैसे इंसानों के लिए, जो नॉन एनिमल्स के लिए ह्यूमन सेम दिखते होंगे, अरे ये तो इंसान है, राइट? बट उसको नहीं मालूम है कि ये इंसान में से क्या डिफरेंट है। तो कंपैरिजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो चेहरे का मैंने कहा, ब्रेन का, सो ब्रेन का एक्सपीरियंस ऑलवेज कंपैरेटिव होता है, और इसीलिए उसको एक कहते हैं ना कि इट इज नॉट ए परफेक्ट साइंस। यानी आपका ब्रेन, किसी का भी ब्रेन, आपका नहीं, किसी का भी ब्रेन, जो ये होती है ना, उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि इम्पेरिकल एविडेंस कहते हैं कि अ, अरे मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, इस पे कोई भरोसा नहीं रखेगा, बोलेगा ठीक है दिखा, फिर से करके दिखा, कैन यू रिक्रिएट एन एक्सपेरिमेंट, हमें भी एक्सपीरियंस करने दो। तो क्योंकि दैट इज एन अक्वायर्ड कंपैरिजन होता है। एक्वायर्ड कंपैरिजन नहीं बोल सकते, क्या पता नहीं, एक्वायर्ड नहीं, कंपैरिजन होता है, ब्रेन अपना अपना कंपैरिजन करता है। जैसे आई मीन सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई सनसेट दिखाया जाए, तो आप बोले, अरे ब्यूटीफुल सनसेट है, लेकिन आप उस सनसेट को कंपेयर नहीं, ब्यूटीफुल सनसेट को अगर आपको डिफाइन करना है कि अरे यहाँ का सनसेट ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वहाँ का सनसेट, आप नहीं कंपेयर कर सकते। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो एक सनसेट के 10 फोटो आ जाएंगे, तो उसमें से 10 लोगों को अलग अलग सनसेट अच्छे लगेंगे, या सनराइज, वाटरफॉल्स, बिकॉज इट्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये सबको अच्छा लगता है। आई मीन देर आर मार्केटिंग हाइप्स, बट अल्टीमेटली इट्स मार्केटिंग हाइप्स, वो सही नहीं होता।
तो हमने बात चालू की थी सरेंडर की, और हम लोग कंपैरेटिव कंपैरिजन पे आगे ब्रेन की कैपेसिटी पे। तो जो फील गुड फैक्टर होता है, इट्स ऑलवेज डूइंग अ कंपैरिजन। और ब्रेन हमेशा कंपैरिजन करता है, यार कल का दिन ऐसा था, आज का दिन अच्छा है, या वट एवर यार ये उसका तो बड़ा भला अच्छा हो रहा है। और ये तो बंदरों में भी देखा गया है टेस्ट में, कि दे हैव डन इट, कि दूसरे दो मंकीज में, कि एक मंकी को कम खाना दिया गया, दूसरे को ज्यादा दिया गया, राइट। लेकिन दोनों को एक हिसाब से कम ही दिया गया, लेकिन ये मंकी कम खाते हुए भी खुश था कि इसको कम मिला। अगेन, रेड ऑन समवेयर, गूगल, इंटरनेट पे कहीं पर पढ़ा है किसी ने, इट्स रियलिस्टिक टेस्ट, पता नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि फील गुड फैक्टर इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। अगर ये बंदरों में भी हो सकता है तो ये इंसानों में डेफिनेटली है। और हमारे लिए तो वैसे तो लोभ, माया, ईर्ष्या वगैरह होती है। तो कंपैरिजन का पार्ट होता है। अरे दूसरे का भी बैंड लगा है, चलो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मतलब मेरा इतना ठीक है, लेकिन उसका उसका कुछ नहीं हो रहा है, और मेरा तो बहुत बड़ा लग गया। दैट इज द फील गुड फैक्टर का एक एक ड्रॉबैक होता है, बिकॉज फील गुड फैक्टर ये आपके अंदर होता है, और आपका कंपैरिजन चेक करता है कि दूसरा अगर मेरे से ज़्यादा खुश है तो इसका मतलब मुझे दुखी होना पड़ेगा। क्योंकि आपको उसके बॉक्सेस दिखते हैं, अरे उसके पास ये है, फलाना है, ढिंकाना, अरे मेरे पास फलाना नहीं है, ढिंकाना नहीं है, तो मैं दुखी हूँ। तो कंटेनमेंट की बात आती है, और कंटेनमेंट की बात आती है तो लोग बोला छोड़ यार, कंटेनमेंट काय का कंटेनमेंट, कभी नहीं, तुम पैसे दे दो मुझे, मैं कंटेंट हो जाऊंगा। जरूरी नहीं है। ऐसे कितने सारे अमीर लोग हैं वो दुखी होते हैं, ऐसे कितने सारे गरीब है वो खुश होते हैं। तो ये कोई एक एंड, और कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेन में इतनी होती है कि किसी किसी की कॉम्प्लेक्सिटी निकलते निकलते जिंदगी निकल जाती है। बिकॉज मैं अपने आप को भी कंसिडर करता हूँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हूँ मैं, और कहा जाए तो एवरीबडी इज कॉम्प्लिकेटेड। तो दिक्कत ये होती है कि अपने आप के कॉम्प्लिकेशन से निकाल के फील गुड फैक्टर लाना है तो सरेंडर करना पड़ता है। और सरेंडर एक ही को कर सकते हैं, दैट इज क्रिएटर, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। कोई उसे कृष्णा कहे या गणपति कहे या वट एवर, अपना अपना डाइटिस को प्रे कर सकते हैं। तो फील गुड फैक्टर का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, मेरे हिसाब से, जो भगवत गीता में भी कहा है, इज अबाउट सरेंडरिंग। बिकॉज अल्टीमेटली जब तक आप इस अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे टू दैट पर्टिकुलर पावर, आप हमेशा दुखी रहोगे। सब रह सकते हैं, आई डोंट नो। मेरा खुद का पर्सनल अनुभव तो यही रहा है कि जब मैं बहुत खींच रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ने से क्या हो गया, जो होना था वो टाइम पे हुआ, अच्छा होना था अच्छा हुआ, बुरा होना था बुरा हो गया। लेकिन आई वॉज, मतलब मैं उस टाइम पे उसका गुलाम नहीं था। अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, मैं गुलाम नहीं था। मैं बोलता था यार, मैं बोलता था यार, भगवान को तो बोल दिया अभी मैंने, या अब भगवान पे डिपेंड करता है, क्या करूं, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा कुछ कर दिया। बट देन अगेन इट कम्स बैक टू द सेम थिंग, आपने सही में अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, या आपने गिव अप कर दिया है। सो सरेंडरिंग और गिव अप में एक फाइन लाइन नहीं होती, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सरेंडरिंग टू सुपर कॉन्शियसनेस, कृष्णा और या डीटी, वर्सेस गिविंग अप, छोड़ यार। अब आपने समझो एग्जाम में आपने डिसाइड किया 7-10 क्वेश्चन है, आपने 5 पढ़ लिए, बोला छोड़ यार, अभी अभी मुझे नींद आ रही है। तो क्या आप कॉफी पी के, आपकी नींद उड़ा के और थोड़ा पढ़ सकते हो, या ये जो 5 क्वेश्चन है इसको और मजबूत कर सकते हो? देन इट इज अ कार्मिक कंप्लीशन। कार्मिक कंप्लीशन ये नहीं होता कि चल यार अभी अभी नींद होगी, चलो अभी छोड़ देता, बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ। हाँ, अगर आपको अनकंट्रोलेबल नींद आ रही है और आपको लग रहा है कि यार कल मैं उठ के एग्जाम में शायद पेपर लिख भी नहीं पाऊंगा, देन अगर आप सो रहे हो तो देन इट्स फाइन, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट एग्जाम इटसेल्फ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जाम के टाइम आप जाके सो रहे हो, नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा होता भी है। अगर आप पूरी नाइट मार सकते हो, मैंने भी किया भी है, और मैंने नहीं, कई सारे दोस्तों ने किया है मेरे, पूरी नाइट मार के अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी एग्जाम के दिन, ओके, लेकिन मेक श्योर दैट देयर इज अ नेक्स्ट डे हॉलीडे, या आपको टाइम मिलेगा कि एग्जाम के बाद सोने के लिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो फिर आप इजीली एग्जाम सर्वाइव कर सकते हो।
इसका ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको जाना ज़रूरी है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि पॉसिबल है। जैसे ही एग्ज़ाम का होता है, हर चीज़ में वही होता है, जॉब के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, क्या आपने अपने तरफ से 100% दिया? और अगर आपने अपने तरफ से 100% दिया है, या आप सोचते हो यार मैंने वो मिस किया यार, उसको मैंने वो नहीं किया, बट दैट्स ओके, बिकॉज़ उस वक़्त आपको लगा कि जैसे आप एग्ज़ाम में पढ़ते हो, अब अरे यार मैंने ये पढ़ना चाहिए था, अरे वही क्वेश्चन आ गया। लेकिन उस वक़्त आपको लगा था कि यार ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आपने कहीं और जाके कोशिश की थी। तो दैट्स ओके, मतलब अगर आप जल्दी सो गए होते तो डेफ़िनिटली यू विल फील बैड, अरे यार सोना नहीं चाहिए था। लेकिन आपने अगर कहीं और जाके प्रिपेयर किया है, कहीं और आपकी स्ट्रैटेजी थी, आपकी स्ट्रैटेजी गलत चली गई, दैट्स फाइन, बिकॉज़ स्ट्रैटेजी गलत जाना मतलब नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि स्ट्रैटेजी क्या कर सकती है आपके लिए। तो फील गुड फैक्टर का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जहाँ आप सरेंडर करते हो, वो सरेंडर आपके कर्मों को सरेंडर नहीं करना होता है, आपके रिजल्ट्स को सरेंडर करना होता है कि देख, हम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन अभी सुपर कॉन्शियस को बोल सकते हैं कृष्णा को कि भाई देखो, अपने आप को से देखो यार मैंने कोशिश की, 9 बजे पेपर है, 6 बजे तक मैं जागता रहा, 6 बजे जबरदस्त कॉफ़ी मारी, कॉफ़ी कॉफ़ी पी ली, स्नान बिन किया, एग्जाम को जाके बैठा, आगे क्वेश्चन थोड़े बहुत आंसर कर लिए, ठीक ठाक था पेपर, ज़्यादा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन पास तो हो जाऊंगा डेफिनेटली, दैट्स इनफ। इट्स नॉट इनफ इन रियल टर्म्स कि आपको और ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था, लेकिन गिवन द चैलेंजेस यू हैड, आपने जो किया वो ठीक किया, बजाय इसके कि आप 12 बजे ही सो गए और 6 बजे उठे या 5 बजे उठे और थोड़ा बहुत टाइम पास किया, एग्जाम जाके डेफिनेटली पेपर पहले वाले से खराब जाएगा। तो सरेंडर हैज टू बी आफ्टर फिनिशिंग योर कर्म। मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया आज तो आई स्टॉप हियर, और अगले सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।